नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और ईद के बाद वापस आए हैं तो ज़ाहिरी बात है वो सारी चाल ढाल सब बदल गई। इस दफ़ा रमज़ान थोड़ा सा अजीब सा गुज़रा। जिससे भी बात की उसने कहा कि ईद के पहले दिन ही तबीयत ख़राब हो गई। कोई हाजमे की शिकायत कर रहा है, कोई पेट में दर्द की तकलीफ़ का जिक्र कर रहा है, कोई और किस्म की तकलीफ़ों की बात कर रहे हैं जो टीवी पे नहीं कर सकते। ताहम सब मिलते जुलते अमराज जो हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। इसका कुछ ताल्लुक़ बदपरहेज़ी से भी है, कुछ खाने में भी आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट है। आपको पता है ये चिंटू की तो आदत है रमज़ान में ख़ास तौर पे डीज़ल के पकोड़े खाता है, और ये एजाज़ जो है वो इंजन ऑयल के समोसे ना खाए तो इसकी इफ्तारी मुकम्मल नहीं होती। तो अब मतलब ये है कि इनका सीज़न बंद हुआ अचानक, तो इंसानों वाली खुराक मिलना शुरू हुई तो रास नहीं आई सिस्टम। दूसरी बात ये है कि ये चिंटू ने जब से फ़िल्म देखी सलमान खान की, तो ये अपनी सहेली को भी कहता है कि अब से मुझे भाईजान कहो। तो अब मामलात कुछ और भी गड़बड़ हो रहे हैं यहाँ पे। तो माशरे की बिल्कुल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी ही चेंज हो गई हमारे मुल्क के अंदर। भाई रमज़ान के ख़त्म होते ही इस तरह की बात नहीं है कि शैतान के आज़ाद होते ही हम भी आज़ाद हो जाएं। हमें अपने ऊपर कुछ काबू रखना चाहिए। खैर, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दो अहम बातें हैं। आपको पता है प्रोग्राम पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में मशहूर है। एक आपको पता होगा और बैनुल अक़वामी सतह पर भी। तो एक मैं आप बताऊं बात, बड़े मज़े की बात बताता हूं ये अपने पाकिस्तान के हमारे लोगों के लिए, कि आप देखें कि हमारा कितने नाअहल लोग हैं हम, बाहिसियत हुकूमत भी हम कितने नाअहल हैं कि मैंने एक हफ़्ता पहले आप लोगों को बता दिया कि सूडान के अंदर जो है खाना जंगी हो गई है, खूनरेज़ी हो रही है, पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी हिफाजत की जाए। यकीन करें नालायकी का आलम देखें कि हुकूमती बयान आता है उसके 2 दिन के बाद कि सूडान में 1500 पाकिस्तानी। अब मेरा तो 1 बजे का प्रोग्राम और मैं छोटा सा एंकर, तो बात का लेकिन वज़न ज़रूर होता है। दूसरी बात आपको पता होगा मैंने अंग्रेज़ी में की थी। इस वजह से की थी क्योंकि हमारी कौम के अंदर ज़्यादातर लोगों को अंग्रेज़ी समझ नहीं आती। पते की बात मैं हमेशा अंग्रेज़ी में करता हूँ, क्योंकि मेरे उस्ताद ने कहा था पुत्र जिथे कुछ समझ ना आवे ना तो अंग्रेज़ी से गल शुरू कर दे, अगले पाकिस्तानी चुप। तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि ये डील के तहत हिंदुस्तान में 370 जो उनका आर्टिकल था उसको एब्रोगेट करके उन्होंने कश्मीर हड़प लिया, और हमने कश्मीर को उसको नुकसान पहुंचाया। जो आप लोगों ने डिस्को डांस किया कि हमने पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया, पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया, ये सब के क्रेडिट तो इमरान खान साहब लेते रहे। और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, लाइक करता हूँ इमरान खान को, लेकिन उसको कब कुछ नहीं पता कि दुनिया के अंदर जापान का बॉर्डर जर्मनी से लगता है या नहीं लगता। मैं पसंद करता हूँ उसको, पता कुछ नहीं है उसको, ये एक फैक्ट है। खैर एनीवे, बहुत बड़ा आपने डिज़ास्टर कर दिया कश्मीर पॉलिसी के ऊपर। अब लंबी कहानी है, इतनी बातें नहीं आपसे कर सकता, कुछ आगे के लिए बचा के रखेंगे। आज बहुत ही अहम मेहमान हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं और प्रोग्राम के अंदर वैसे आए हैं, लेकिन बजरिया स्काइप आज किस्मत अच्छी कि इन्होंने टाइम दिया स्टूडियो में तशरीफ जाए लाए। जनाब तारिक यूसुफ साहब, सदर KCCI, वेलकम टू द शो सर। ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत। आपको भी ईद मुबारक। वैसे तो जो कहता हूँ ईद चल रही है, लेकिन मजबूरी होती है मीडिया वालों को कि हम ईद के दिन भी होशियार होकर हाजिर हो जाते हैं। ये पहला दिन जो माजरत के साथ प्रोग्राम का थोड़ा स्टाइल मुख्तलिफ रखते हैं ताकि ईद है, थोड़ा पहला हिस्से में आप थोड़ा ईद के मुतालिक हमें बताएं, आपकी ईद कैसी गुजरी और किस तरह के माहौल में गुजरी। ईद के सबसे पहले आपको ईद मुबारक। ईद के कई लेवल्स होते हैं। जी जी। एक बच्चों की ईद होती है, एक बड़ों की ईद होती है, एक नाना दादा की भी ईद होती है। ये सबके अलग अलग बात किया, सबके अलग अलग फोरम्स हैं। यस। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें ईद पे जो पैगाम मिलता है ना, वो अखुवत का मिलता है। यस। प्यार का मिलता है, एक दूसरे से रिश्ता निभाने का पैगाम है। शायद यही रिवायत जो है, इसी वजह से हम एक दूसरे के घर अपने रिश्तेदारों को इसी मौके पर रिलीजियसली विज़िट करते हैं और ग्रीट करते हैं। तो मैं समझता हूँ ईद का जो सबसे बड़ा पैगाम है वो यही है कि चाहे आपका कोई रिश्तेदार अमीर हो या गरीब हो, आप उसको विज़िट करें, अपने अतराफ़ में भी देखें कि जो लोग गरीब हैं उनका ख्याल रखें। ईद हर एक के लिए है, और अगर कोई अफोर्ड ना कर सकता हो उसकी खुशियों में पूरी तरह से, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उन लोगों की ईद में शरीक हों और उनकी खुशियों। खूबसूरत बात किया। एक बात आपके सामने मैं रख दूं कि कराची शहर में बिलखुसूस और बिलमुम पूरे पाकिस्तान में हसद, बुग़्ज़ और कीना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब मीठी ईद को मुकाबले का वक्त तस्वुर किया जाता है, जहाँ पर कपड़ों का, गाड़ी का, घर की डेकोरेशन का आपस में मुकाबला होता है। ये रिवायत अच्छी है?
देखिए, मुकाबला इंसान की फितरत है, अगर वो ना हो तो फिर तरक्की भी ना हो। वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन मुकाबला ही आगे बढ़ाता है। फलसफा ही है। फलसफा तो ये है। अब उसको आप अगर नेगेटिवली लें, नुमाइश की तरफ चले जाएं, तो यकीनन एक गलत बात है। लेकिन रिश्तेदारों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये ईद का मौका है, तो उसमें कहते हैं कि अगर हसद करो तो उससे करो जो ज़्यादा नेकी करता है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। वी शुड बी पॉजिटिव इन आवर कंपटीशन। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बताएं, आपकी ईद अच्छी गुजरी। मैंने शुरू में ही जिक्र कर दिया कि खाने पीने में इस दफ़ा थोड़ा हाथ हौला रखा या नहीं, खाने पीने वाली ईद जो है ना, बड़ी वाली ईद होती है, जब आप बेहिसाब गोश्त खा लेते हैं। जी ओहो इस ईद में तो मेरे ख्याल है मीठे पे ही गुजारा हो जाता है। जी। और अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए वहाँ एक बैरियर लगा हुआ है, तो खाता। अच्छा, व्हाट यू हैव ए स्वीट टूथ, पता लग रहा है तबीयत में बहुत मिठास है, इसका मतलब है मीठे का शौक भी है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज़ आपसे ये पूछनी थी कि ये ताजिर सियासत KCCI में तो खैर काफ़ी हद तक ये हल हो गया है, ये इन लोगों के यहाँ ज़्यादा वो नहीं है, इनके यहाँ एक ही BMG डोमिनेट करती है बाकी ताजिर तंजीमों में। लेकिन कोई ऐसे ताजिर सियासत में कोई मुखालफिन हो, घर पे आ जाएं ईद मिलने के लिए, क्या मिलने से इनकार कर दें? क्यों? नहीं, वो सियासतदान तो कहते हैं, हम तो कभी कभी कहते हैं मना करते हैं। हम ऐसी सियासत नहीं करते। एवरीबडी इज वेलकम। देयर आर नो फ्रेंड्स एंड फोज ऑन। और हर वक्त हर शख्स वेलकम है। अच्छा, देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, कराची चैम्बर कोई सियासत की जगह नहीं है। कराची चैम्बर जो है वो लोगों की मदद करने का इदारा है। मैं तो उसे कहता हूँ फैसिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी। हमारा काम है जो हमारे पास आए हत्तुल इम्कान उसकी मदद करें। अब इसमें किस ग्रुप का है या किस ग्रुप का नहीं है, एक कतई नज़र हो जाता है। बिल्कुल हमारा काम है लोगों के काम आना, दैट्स आवर जॉब। जितनी देर हमें ईमानदारी से अगर कर सके तो हमारा, मैं समझता हूँ वही आपका रिवॉर्ड है। एंड माइंड यू, कराची चैम्बर इज द, if I am correct, is the biggest chamber in Pakistan, perhaps the as a chamber of commerce it's the biggest one. Yes. अच्छा, यहाँ पर तारिक यूसुफ साहब, एक बात ये कि मैं कराची शहर की मुनासबत से भी आपसे बात करूँगा। दिस टाइम इट हैज़ बीन सेड कि रमज़ान में और ईद की तैयारियों के लिए जो बिज़नेस है उसका वॉल्यूम काफ़ी कम रहा है, तो आप भी ऐसा तस्वर करते हैं या यू थिंक कि ये बस ऐसे ही? नहीं, मेरी कुछ थोड़ी सी मैंने भी मार्केटिंग रिसर्च की है इस सिलसिले में कि मार्केट का क्या स्पेक्ट्रम रहा है। इस दफ़ा जो मीडियम क्लास फैब्रिक्स हैं उनकी सेल अच्छी हुई है, ज़्यादा ईद का। लेकिन जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जिसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ गई, उसकी जो सेल है वो निस्बतन कम हुई है। तो लोगों ने ईद तो मनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह, दे हैव सेलिब्रेटेड इट, मगर इसमें जो प्राइस फैक्टर है वो लोअर एंड का जो है वो ज़्यादा एक्सेप्ट हुआ। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर, वैसे आपको बता रहा हूँ कि जो एनालिसिस माजी के अंदर हुई है, वो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर होता था वो परचेज ऑफ न्यू कार का था। इस दफ़ा तो आपको पता है मीठी ईद पे लोग कार लेते थे, लेकिन अब वो कारें तो लोग ले ही नहीं सके। तो ये आपने जो गाड़ियों वाली बात की है, हमारे गुज़िश्ता 2 साल में, बल्कि 1.5 साल में मैं कहूँगा कि गाड़ी के ज़िमन में लोगों के लिए रिप्लेसमेंट जो है वो एक सवालिया निशान हो जाएगा, डेफिनेटली। यस, देखिए, 40 लाख रुपए या 35 लाख रुपए की गाड़ी जो थी वो एक आम आदमी के डोमेन में उसकी एक्सचेंज आ जाती थी, लेकिन अब वो अगर स्ट्रेट अवे 1 करोड़ पे चलेगी तो इट इज नॉट फॉर वो 40 पे लोग बोलते थे कि वैल्यू नहीं है साहब। वो कहते थे साहब 4 तो मॉडल आते हैं पाकिस्तान में गाड़ी के, सिट डाउन के, अब पता नहीं टू व्हाट लेवल इट इज करेक्ट, लेकिन कहते 4 मॉडल ही तो बनते हैं। अब उनकी कीमत भी जस्टिफाइड नहीं थी। लोग कहते थे 26 लाख के अंदर ये सिट डाउन लेना भी मुनासिब नहीं है, दुबई वगैरह में तो बहुत सस्ती मिलती है, और अब आप 1 करोड़ से ऊपर की बात कर रहे हैं उसकी, तो लग्जरी सिट डाउन की। तो कार रिप्लेसमेंट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन नाउ, डेफिनेटली। तो ये सबसे जो माजी के अंदर ये रहा है। फिर उसके बाद कतई नज़र भी अगर हम देखें तो ये एक इशू है। अच्छा, सेकंड जो एक्सपेंस होता है वो होम इंप्रूवमेंट था। उसमें बहुत आप पता है, आप तो कराची चैम्बर में, वो समुंदर है पूरे कराची शहर के अंदर, जो परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर, परचेज ऑफ न्यू अपहोल्स्ट्री फॉर सोफा, परचेज ऑफ कर्टन्स, परचेज, इस तरह की चीजें बहुत हैं, लेकिन इस दफा कम हुआ है, मेरा ख्याल है। आई डोंट नो, ये तो माशरे का एक सेलिब्रेटरी एलिमेंट है। बिल्कुल है, बिल्कुल, और वो होता है, लेकिन इस दफा कम हुआ। क्या इज दैट करेक्ट? नहीं, मैं बहुत ऑथेंटिकली नहीं कह सकता। जैसे क्रॉकरी लोग खरीदते हैं, बहुत सारे ऐसे, ये छोटी छोटी बिजनेस है, लेकिन लोग बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, देखिए कि डॉलर में जो जो राइज आया है, जो उसकी वैल्यू बढ़ी है, तो नेचुरली हमारे यहाँ तो कुछ बनता भी नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग।
सारा जो है इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हमारी, मैंने ये कई फोरम्स पे कहा है बिल्कुल सही कि कह रहे हैं। हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तवज्जो नहीं है बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। और हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी इंपोर्ट करते हैं। प्लाटों के पीछे पूरी कौम लगी हुई है, आखिर में जाना उस छोटे से प्लॉट में। ये तवज्जो हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ रही ही नहीं। वो बड़ी अजीब गरीब किस्म की कैफियत है कि यहाँ पर इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, और जैसे आपने बताया कि हमारे माशरे में, वो माशरा बोल रहा हूँ माज़रत के साथ वैसे कह सकता हूँ, तब हम वी आर नॉट इंक्लाइन टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैं जिससे भी वो कहता है क्विक मनी, जल्दी बताएं, जल्दी पैसे किस तरह से बनने हैं, फैक्ट्री किस तरह बनानी है और ये कैसे बनाना है, ये कोई बात नहीं करता। हर आदमी ये बात करता है कि साहब ये बताइए कि किस तरह से हम जल्दी अमीर हो जाएं, बस। तो आप मुझे बताएं कि जब फ़िलॉसफी आपकी सोसाइटी में ये बन गई है कि साहब ना इंडस्ट्री लगाएंगे ना बिज़नेस लगाएंगे, बस किसी ना किसी तरीके से पैसे कमाएंगे। जी मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पर इख्तिलाफ करूँगा। हाँ, नहीं बिल्कुल करें। हमें ये समझना चाहिए कि हर आदमी तो जल्दी पैसे बनाने का शौकीन नहीं है। हर आदमी नहीं है ना? नहीं। हर आदमी अपने बच्चों के लिए कोई इस्टेब्लिश बनाने में यकीनी इंटरेस्टेड होता है। हमारे यहाँ अगर आप गौर फरमाएं तो लोग इंडस्ट्री के नाम से खौफज़दा हैं और लोग टैक्स के निज़ाम से भी डरते हैं। ये दोनों बातें, अगर आप इस बात पे गौर करें कि हमारे यहाँ एक इदारे को कायम करने के लिए क्या क्या मराहिल होते हैं, तो वो हर आदमी के बस के नहीं है तय करना। एंटी बिजनेस पॉलिसीज हैं इस मुल्क के अंदर, सही डिफ़िकल्ट पॉलिसीज हैं, डिफ़िकल्ट टाइम कंज्यूमिंग, हाँ, और फिर स्ट्रेनियस, आपको लेबर डालनी पड़ती है उसको उन तमाम मामलात को हल करने में। पहली बात तो ये। उसके बाद जब आप एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो फिर उसके ऊपर नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस आते हैं, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। जी। लोग इन तमाम बातों से, हर आदमी इस पे अडेप्टेबल नहीं होता। चंद लोग होते हैं जो कहते हैं ठीक है, विल फेस इट एंड विल डू इट। देखिए, इसमें अगर आपका मॉरल कंपास जो है वो ठीक ना हो, फिर आप पाकिस्तान में बहुत पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको सही बताऊं, अगर आप सही और गलत में तफरीक ना करें, रिश्वत देना और लेना आप बिल्कुल समझें इट्स ओके, आप इतने सक्सेसफुल हैं, शूट अप। लेकिन अगर वो मेरा फोरम नहीं है। नहीं, यहाँ इस मुल्क के अंदर तो रिश्वत बहुत चलती है सर, ऐसे ही तो ख्वार नहीं होते फिर दुनिया में। चलती है, मगर मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, वो रिश्वत ही खाली उसका आंसर नहीं है। कहा तो आपने नहीं इनडायरेक्ट, खाली रिश्वत ही नहीं है। मैं अदर थिंग्स एज वेल, देयर आर अदर फैक्टर्स व्हिच आर, फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी बात, हाँ बिल्कुल बताएं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन। अब इसमें तो कोई रिश्वत का मामला नहीं है ना, नहीं मिलेगा आपको, आसानी से नहीं मिलता। हाँ, इस मुल्क के अंदर बिजली नहीं है। गैस का कनेक्शन, ये तो बेसिक यूटिलिटीज है ना। तो पाक स्टडीज की किताब में ये क्यों लिख दिया? पाक स्टडीज की किताब में लिख दिया गैस हमारे पास है। मैं आपको और एग्जांपल्स दूं। हाँ दे दें। इन पर्टिकुलर द प्राइस ऑफ लैंड इन कराची। ओह, सो आपके ख्याल में क्या ये रुकावट नहीं है एक आम आदमी के लिए? एक इंडस्ट्रियल एस्टेट होना चाहिए जिसके अंदर अलॉटमेंट जो है, मैं मुख्तलिफ फोरम से बात कहता रहा हूँ, अलॉटमेंट ऑफ द लैंड शुड बी लिंक्ड अप विद द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी, यस, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग अलॉटमेंट लेटर और फिर वो अप्रिशिएट होती रहे और लोग पैसे बजाय फैक्ट्री में लगाने। मेरी बात का ना जरा बुरा मान जाते हैं। एक बात आपको बताऊं, एक साहब है, पीर बाबा उनका नाम है। वो पीर बाबा ने कराची के मुज़फ़्फ़रात में एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई, बड़ी कामयाब चल रही है वो ना, मतलब जहाँ वो रेगिस्तान में भी पानी निकाल देते हैं, K4 का पानी भी वहाँ पहुँच जाता है। तो बात ये, उनसे ज़रा राब्ता करें आप कि वो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी बना दें। हाउसिंग सोसाइटी तो उन्होंने बना दी है, ज़मीन भी सस्ते नरखों दे देंगे। वो बंदा काम का ही है, मैं बताऊं, लोग भले उसको कुछ भी कहें, मेरा ख्याल है। नहीं, मैं जातियात पे नहीं जाऊँगा। नहीं, मैंने नाम लिया ही नहीं, मैंने तो आपको बताया पीर बाबा का। मैं किसी भी पीर बाबा की बात नहीं करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करे। सारे मुल्क में जो कामयाब इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं वो गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं। अब आप मुझे बताएं ना, आपकी नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनी है 1 घंटा दूर कराची से, नूरियाबाद पे। आप मुझे बताएं, मैं तो 1 घंटा मैंने बहुत कंजर्वेटिव तौर पर आपको कहा है, ठीक है। आप ही के KCCI के लोगों ने वहाँ फैक्ट्रियाँ डाली हैं, बेचारे आने जाने में ही ख़त्म हो जाते हैं। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ कि वहाँ जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं ना, वहाँ स्मॉल और मीडियम स्केल नहीं लगी हैं।
बेशक। दे आर ऑल लार्ज स्केल। लार्ज स्केल, लार्ज उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या लेबर का कॉस्ट है या लेबर कॉलोनी का है या वर्कर्स के मुहैया करने का मामला आता है, वो सारे विद इन दैट एरिया हल हो जाते हैं। लेकिन जो मीडियम और स्मॉल स्केल है वो ये काम नहीं कर सकता। आई एग्री। उसके लिए ज़रूरत है कि कराची के मज़ाफ़ात में स्मॉल और मीडियम साइज स्केल इंडस्ट्री के लिए रीजनेबल प्राइस पे ज़मीन मुहैया हो। अच्छा, let me give you a suggestion. Yes, I don't please. know whether you agree to it or not. There is a very large portion of land that is vacant right now within the steel mill and in the environs of the steel mill alongside National Highway. उसको कोई exploit नहीं कर रहा. Industries have reached there. लेकिन ये है कि मैं फील करता हूँ कि that is the only area that is available to you right now. मगर वो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की है, मान रहा हूँ। यस, गवर्नमेंट की है। और गवर्नमेंट की जो एक है, दो एक स्कीमें हैं वहाँ पर, हाँ। लेकिन वहाँ पर कुछ डिफिकल्टीज हाँ, हैं। किक ऑफ नहीं हुआ बिजनेस। Kick off नहीं। किक ऑफ नहीं हुआ, मैं मानता हूँ इस बात को। और अभी वहाँ एक और प्रॉब्लम है, वहाँ भी ट्रेडिंग हो रही है। हाँ, ट्रेडिंग करते हैं लोग, प्रॉपर्टी डीलर। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई एग्री विद यू 100%। आप देखो ना, कुरंगी में भी यही चलता रहा। आप कुरंगी के अंदर आप रेट पूछे इंडस्ट्रियल लैंड के, आप हैरान रह जाएंगे। ये मुझे पता है। प्रीमियम, मतलब आप, आई डोंट थिंक अगर आपकी जमीन के ऊपर जो है ना 50,000 रुपए गिर जाए ना, तो इट वोंट बी एबल टू पे फॉर द प्लेस दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन। दिस इज हाउ एक्सपेंसिव लैंड इज, कि अगर आपकी जेब से 50,000 रुपए गिर जाते हैं जमीन पे, तो जितने हिस्से पर आप खड़े हुए हैं 1 स्क्वायर फुट, उसको भी आप पे नहीं कर पाएंगे। कैन यू इमेजिन दिस? आपकी बात को मैं और ज़रा सा आगे ले जाता हूँ। कराची एक वाहिद शहर है जहाँ पर इंडस्ट्रियल लैंड जो है वो अब एकड़ के हिसाब से नहीं, गज के हिसाब से बिक रही है। यस, एंड दिस प्लेस यूज्ड टू, दिस प्लेस दैट वी आर इन वाज इनिशियली एन एग्रीकल्चरल प्लेस, यू नो। आई डोंट वांट टू से इट, बट दैट्स व्हाट इट वाज फॉर। बट अब आप देखें, बात बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, और मेरा एम्फेसिस जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ही है। मैं अपने टेन्योर में कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक मैं बात पहुँचा सकूँ। हमें कराची में ये 2 करोड़ की आबादी या 2.5 करोड़ जो भी इसकी आबादी है, ये सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ के बच्चों के लिए, रोज़गार के लिए क्या मौके मुहैया करें। पॉइंट ऑन पॉइंट, बिल्कुल सही बात किया। और आप बताऊं, ये रोज़गार के मौके ना मिलने की वजह से स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा हो रहा है। यू सी, ज़रूरियात तो हर एक की हैं। हमें ऐसे कंड्यूसिव हालात बनाने चाहिए कि हर आदमी जायज़ और बाइज़्ज़त रोटी कमा सके। That is the need of the hour. हम फैसिलिटी तो उसे प्रोवाइड करें ना। That is the need of the hour. Yes, I agree. If we do not focus upon opportunities for job, तो फिर हम एक डिजास्टर्स सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। हमारी जॉब क्रिएशन ये होती है, इलेक्शन से पहले नौकरियां खोल दो। नहीं, you see, वो भी कितनी होंगी? बात थोड़ी होती है। नहीं, 2 करोड़ की आबादी पे आप कितनी सरकारी नौकरियां निकालेंगे? भाई मैं आपसे सवाल करता हूँ। नहीं, वो यहाँ मिलती नहीं। नहीं, सवाल ये है कि हमें ऑनेस्टली आती नहीं, हमें ऑनेस्टली और रियलिस्टिकली सोचना चाहिए कि इस शहर की आबादी के, इस शहर के बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, ये तो ज़रूरियात हैं ही हैं। जब ये इससे फारिग हो जाएंगे तो फिर हम इनके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटी। देखिए, इस वक्त हम एक और हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं एट आवर कॉस्ट। हमारे पैसे लगे। हाँ, बिल्कुल। उसको इंजीनियर बनाने में, उसे ग्रेजुएट बनाने में, उसे डॉक्टर बनाने में, उसे इंजीनियर बनाने में हमारी कॉस्ट लगी है, मुल्क के पैसे लगे। बिल्कुल। और वो बच्चा जॉब ना मिलने की वजह से बाहर चला जाता है। सो हु इज पेड फॉर दैट डेवलप्ड पर्सन? या पहले ताजर रहनुमा है जिसने इस अहम मौजू को टच किया। दूसरे मुल्क को फायदा हो गया, अपने मुल्क में वो इंजीनियर बनाते, $2 लाख खर्च होते, हमने फ्री दे दिया, हम खुश हो रहे हैं, लाइनों में लग के जा रहे हैं वहां। अपने मुल्क में तो उनके लिए मुसीबत है। ये एक डॉक्टर बनाना पड़ जाए आपको डेवलप कंट्री के अंदर, सर आपको पता है इन्वेस्टमेंट अगर काउंट की जाए अप टू 2 लाख यानी $2 लाख से लेकर $1 मिलियन तक खर्च होता है एक बच्चे पर, उसको डॉक्टर बनाने के लिए। आप मुफ्त यहाँ लाइनें लगा के बेचते हो और खुश भी होते हो, लग गया वीजा। दैट इज द थिंकिंग आई हैव। बिल्कुल सही थिंकिंग है आपकी, बिल्कुल सही थिंकिंग है। सही आदमी सही कुर्सी पर बैठा हुआ, लेकिन इस मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग गलत कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। क्या करें तारिक साहब? अब ये तो आप तय करना है कि आप लोगों के दिए हुए टैक्स से जो लोग ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं वो नाअहल हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप अपनी पसंद का सियासतदान ऐसा इंतखाब करो बिल्कुल जैसे अपनी बेटी के लिए आप रिश्ता देखते हो। एक ऐसा शख्स
आपके मुल्क के अंदर सारे सियासतदान ऐसे हैं, यकीन बुरा ना मानना, सारे नहीं मैं बोलता, जनरलाइज हो जाएगा, बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जिनके लिए आप लड़ने मरने को तैयार हो, आप अपनी बहन बेटी के साथ उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, उन लोगों की नज़र ऐसी है। ऐसे लोगों को आप लोग ओहदों के ऊपर बिठाते हो, जो आपकी अमानत नहीं रख सकते अपने पास। आप खुद सोचें, मुल्क को आप ऐसे लोगों के हवाले करते हैं और अपनी बेटी के लिए इंतखाब का इतना लेवल। अच्छा, ये इस मुल्क का अलमिया है। लोग अमूमन कहते हैं ना हमारे लीडर अच्छे नहीं हैं, इन लीडरों का इंतखाब हम खुद ही करते हैं। जब मैं लोगों से कहता हूँ कि साहब प्ले मोर प्रोएक्टिव रोल इन पाकिस्तान पॉलिटिकल एरिना, जो भी आपकी वो मतलब इस्तिताअत है उस हिसाब से, तो परहैप्स वो समझते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ डर्टी बिजनेस, सो वी विल चूज़ द डर्टीएस्ट। आपको पता है, पता नहीं तारिक यूसुफ साहब अग्री करें, वैसे मैं सियासी बात करना तो नहीं चाह रहा, मैं जिस आदमी से बात करता हूँ कि हमारे यहाँ गवर्नेंस का इशू है, जिसकी तरफ मैं लेकर आया आपको, तो वी शुड चूज़ अ बेटर लीडर। यकीन करें वो आपस में आर्गूमेंट ये होती है, ये बंदा लेसर ऑफ द डेवल है, आप अच्छा आदमी क्यों नहीं लाते, आप बुरों के दरमियान इंतखाब क्यों करते हैं। तारिक यूसुफ साहब, छोटी सी बात करो, ताजिर रहनुमा है, आपका इंतखाब करूँगा तो 10 दफ़ा देखूँगा यार ये बंदा कैसा है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसका कैरेक्टर कैसा है। लेकिन जब आप पॉलिटिशियन के बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं ये वर्स ऑफ ये माशरे के, इनमें से जो कम बुरा है उसको रखेंगे। आप बता दें मुझे कि ये बात नहीं सुन, मैंने हर जगह यही सुनी है कि यार फिर और कौन सा रखें, ये इनमें बेहतर है। जी, मेरा ख्याल है कि इसमें पर्सनालिटीज इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें लोगों की पार्टी लॉयल्टी ज़्यादा डोमिनेट करती है। इसमें इंडिविजुअल्स का इतना सिलेक्शन लोग नहीं करते आमतौर पे, दे लुक एट देयर पार्टी व्हाटएवर द कैंडिडेट इज। ये अब बात मुख्तसर करते हैं, बात भारी करते हैं। अच्छा, दोबारा से आपको इधर घेर कर ले आता हूँ। जी, ब्रेक के दौरान भी हमारी आपकी बात हो रही थी, आपने कहा कि तस्सीह कर लें मेरी कि ये सिर्फ आपके पैसे नहीं हैं, ये सबके पैसे हैं जो एक किटी में जाते हैं और फिर उनको हम पर ही खर्च होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो खर्च होता हम देखते नहीं हैं, और KCCI अकेला वो वोकल इदारा है जो जगह जगह के ऊपर, मैं इनको समझाता भी हूँ, ये लोग सब लड़ पड़ते हैं। पहले दुनिया में नहीं रहे, तेली साहब की भी आदत थी, वो लड़ पड़ते थे, गुस्सा भी करते थे, हुक्मरान नाराज़ भी हो जाते थे, बहुत दफ़ा दावतों पे भी नहीं बुलाते थे। ज़ुबैर मोतीवाला साहब भी अग्रेसिव आदमी, खुल के अपनी बात करते। तारिक यूसुफ साहब की शख्सियत भी ऐसी लग रही है कि लिहाज किसी का नहीं करते। ये सेनेट गए थे अगले दिन, वहाँ पर धुआंधार तकरीर की, वो खैर मैं क्लिप तो नहीं बता सकता, थोड़ा सा आप पेश करें उसका खुलासा कि वहाँ क्या बात हुई और हुक्मरानों को आपने क्या बताया। मैंने जिस बात की तरफ निशानदही की ना, मैंने कहा जी जब फाइनेंशियल क्राइसिस चूँकि मुल्क में 6 महीने से चल रहे हैं तो उस ज़मीन में बात हो रही थी, मैंने कहा जी जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होता है या नीड फॉर मनी अराइज करती है तो टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। एक शॉर्टकट यही है, इस पे रेट पर इसका टैक्स बढ़ा दो, उसका टैक्स बढ़ा दो। तो मैंने कहा जी हम उस पर फिर एहतजाज करते हैं, हम शोर मचाते हैं, फिर कौमी असम्बली में उस पर डिस्कशन होता है, और फिर सेनेट में चूँकि मेरी एड्रेस थी, मैंने कहा मैं आपसे भी गिला है कि आप भी पास कर देते हैं, आप हमसे पूछ तो लें कम अज़ कम कि भाई वाई आर यू शाउटिंग, व्हाट इज़ द ग्रज यू हैव। हो सकता है कुछ ऐसी हो जाए। और दूसरी बात मैंने ये कही थी, जो मैंने आपसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तवज्जो दिलाई, मैंने कहा साहब मेरे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल आया था, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की हमारे साथ, वो सारी की सारी इंपोर्ट रिलेटेड थी। तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोग सारी इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, कोई मुकामी मैन्युफैक्चरिंग क्या कोई प्रॉब्लम आपका नहीं है। तो मुझे उन सब ने यूनानिमसली ये कहा कि साहब ये मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न जो है ना, ये हम लोगों के बस का काम नहीं है, हम वी कांट फेस दैट स्ट्रेस जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फेस करना पड़ता है। हम इसी में हम पैसे डालते हैं, माल आ जाता है, बेच देते हैं, उधार देते हैं, कैश देते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन हम इस बॉल गेम में जाना ही नहीं चाहते। तो ज़रूरत इस बात की है कि टैक्स फ्रेंडली कल्चर होना चाहिए, लोगों को काम करने में आसानी होनी चाहिए। आज आप अगर गौर करें कि हमारे मुल्क में किसी फॉरेन इन्वेस्टर को अगर कहा जाए कि जी ये वन विंडो है, आप यहाँ चले जाएं, आपके सारे काम यहाँ हो जाएंगे, तो क्या ऐसा है? नहीं। यू सी, दैट इज़ व्हाट आई सेड। मैंने कहा जी हमें लोगों को इसकी तरफ राग़िब करना पड़ेगा। हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो $80 बिलियन का है, 30 बिलियन हमें फॉरेन वर्कर से आ जाता है। $80 बिलियन। सुन लें आप बात, 30 बिलियन वर्कर दे देते हैं, 30 बिलियन की हम एक्सपोर्ट कर देते हैं,
60 हो गए, 80 का माल 80, अब 20 जो है वो खड़ा है अपनी जगह। जी। तो क्या इस 20 बिलियन डॉलर को कम करने के लिए कोई इकदाम करने की ज़रूरत है या नहीं? वरना तो ये आज 20 है, कल 30 हो जाएगा, परसों 40 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ज़रूरत जो है, मैं घड़ी घड़ी एक ही बात कहूँगा, हम एक सुई नहीं बनाते इस मुल्क में। नहीं बनाते, शर्मिंदगी होती है। ये पहले ताजर सनतकार हैं जो खुल के आप बात कर रहे हैं, वरना लोग बोलते हैं लेकिन वो आधा वक्त इसी में लगा देते हैं तशहीर में। लेकिन आपने आज इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, इम्पोर्ट बेस्ड। वी आर इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, हमें इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। देखिए मैं एक बात बताऊं, 22 करोड़ की आबादी है, इसकी अपनी भी ज़रूरियात हैं और ये एक खुद बहुत बड़ी मार्केट है, बिल्कुल। बट इसको एनकरेज करने की ज़रूरत है, इसके सर पे हाथ रखने की ज़रूरत है कि आप माइंड सेट भी क्रिएट करना है, जैसे आप बता रहे हैं। हमें लोगों को, हमारी गवर्नमेंट को, चाहे वो कोई सी भी हो, वो ये कहे कि जी आम आपके साथ हैं। इस मुल्क में टैक्स फ्री एरियाज भी बने हैं जहाँ इंपोर्ट पे ड्यूटी नहीं थी फॉर सर्टन रीजंस, मगर क्या हुआ, वो आबाद हो गए। हमारे यहाँ रिमोट पॉइंट पे इंडस्ट्रियल एस्टेट कराची के पास बनाए गए, वो क्यों? उसमें क्या इंसेंटिव दिया गया? ड्यूटी फ्री। लोगों ने कहा चलो 10 की जगह 12 की जगह 10 लग रहे हैं, ये काम कर लो। बट एट द एंड ऑफ द डे 20 साल के बाद वो जगह जो है वो देहात से शहर बन गया, एम्प्लॉयमेंट की। जी। तो हमें लोगों को इन्वॉल्व करना है, हमें लोगों को एम्प्लॉय करना है, हमें लोगों को जॉब प्रोवाइड करने हैं। इसी तरह तरक्की होगी, इसी तरह खुशहाली आएगी, इसी तरह बदअमनी भी दूर होगी। ये बड़ा आम नुक्ता है, ये जो आप इसको सामने लेकर आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है ये बड़ा ऑब्जेक्टिव डिस्कशन हो रही है। मैं यहाँ पर, आप पहले भी जिक्र कर रहे थे, माइंडसेट क्रिएट करना है। अच्छा, ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स पढ़ा देते हैं, हम कहते हैं हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया, हमने बच्चे को एंटरप्रेन्योर बना लिया। वो क्लासरूम के अंदर बैठ के ख्वाबों में, ख्यालों में सोचता रहता है मैं ऐसा कारोबार बनाऊंगा, ऐसा कारोबार बनाऊंगा, लेकिन होता नहीं है। फिर एक्सेस टू कैपिटल भी दे देते हैं ये लोग, सियासतदान बोलते हैं ये लोन स्कीम, मेरे नाम की लोन स्कीम, एहसास के लोन की स्कीम, शरीफों के लोन की स्कीम, लैपटॉप की स्कीम, लेकिन बच्चा एंटरप्रेन्योर नहीं बनता। आप बताएं ना, ये नौजवान बेचारे बेरोज़गार प्रोग्राम देख रहे होंगे, ये एंटरप्रेन्योर कैसे बने? कोई आपके पास मैजिक पाउंड या कोई पूड़ी हो या कोई फूक मार दें आप तो कुछ हो जाए, नाउज़ुबिल्लाह। आजकल वैसे ऐसे ही काम हो रहे हैं पाकिस्तान में, है ऐसा कुछ? मैं आपको अर्ज़ करूं, हम एक इंतहाई, मैं समझता हूँ बदकिस्मती है हमारी कि 1964 में इस मुल्क में मोटर कार बनती थी। मुल्क में मोटर कार? इस शहर में, कराची शहर में। यस। और ट्रक्स भी बनते थे। अब नहीं बनते। नो, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि ये कितने साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, 35 और 23, हाफ अ सेंचुरी, मोर देन हाफ अ सेंचुरी, 58 साल की पुरानी बात। तो जिस मुल्क में 58 साल पहले गाड़ी बन सकती थी, जिस मुल्क को रोल मॉडल के तौर पे कोरिया और फार ईस्ट की कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, वो बेचारा पीछे रह गया। देखें, टिल 80s पाकिस्तान वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन साउथ ईस्ट एशिया एंड एशिया। ये सारी जो इकोनॉमी थी नॉन एग्जिस्टेंट थी। वियतनाम और कैम्बोडिया से आप मुकाबले कर रहे हैं, अभी तो खैर बहुत आगे निकल गए। बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल गया। अब तो बंगालियों ने कहावत बदल दी, अपने मुल्क में कहते हैं ये रुपए का आदमी है, हम पहले कहते थे टके का उन्होंने। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 80s तक पता नहीं क्या 90s में क्या गंद घोला इन्होंने, आके बेड़ा कम गर्क कर दिया। बहरहाल वी हैव टू थिंक अबाउट इट। हमें अगर हम इस पर गौर अगर नहीं करेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, हम क्यों ऐसे हो गए। अच्छा, अफगानिस्तान में जंग होती है, पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं, तो पाकिस्तान में लोग हमेशा ख्वाहिश करते रहते हैं वहाँ पर। जिक्र कर रहा है जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं पैसे मिलते हैं वहाँ नहीं, मैं अपने हल्के में रहता हूँ। अच्छा। मेरे से आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मैंने आपसे की, जो आप कहेंगे मैं पूरी डिस्कशन शेयर करूंगा। बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अगर हम इससे टाई करें कि अगर हम हालात बेहतर कर दें, फॉरेन इन्वेस्टर आ जाए, तो हमारा तो लोकल इन्वेस्टर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फॉरेन इन्वेस्टर कहाँ से लेकर आएंगे हम? तो आप अपने सवाल का जवाब आप खुद दे रहे हैं। नहीं, लोग कहते हैं ना कि फॉरेन इन्वेस्टर लेकर आएंगे, फलां लाएंगे। सर मैं तो कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की ज़रूरत है। आपके लड़कपन और मेरे बचपन तक मैंने खुद देखा ये बात को कि यहाँ कराची शहर में 5 स्टार होटल बुक होते थे, सदर में रोडों पर गोरे घूम रहे होते थे,
हर किस्म का लिबास पहनते थे, हर किस्म की तबीयत और मिजाज के लोग आते थे। कोऑपरेटिव मार्केट खचाखच भरी होती थी, पाकिस्तानी वहाँ पे कम थे, फॉरेनर ज़्यादा थे, मैंने खुद देखा ही। तो इसी बात पे गौर करने की ज़रूरत है। आवारी होटल में मैंने देखा है कि आवारी होटल के बाहर जो है मुख्तलिफ शहरियत के लोग चल के पैदल ज़ैनब मार्केट तक जा रहे हैं, मैंने खुद देखा है ये बात। अब तो ऐसे है जैसे कोई नायाब सी चीज़ होती है, कोई अंग्रेज़ को देख ले सदर में तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, साहब कौन आ गया। भाई ये असल में बात है। इख्तितामी कलमात आपकी तरफ से कंक्लूजन दें आप। मैं खाली इतना कहना चाहूँगा कि हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन, अपना मुहासबा करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क में तरक्की का अमल रुक गया। इसके लिए तमाम वो मेजर्स लेने चाहिए। देखिए घड़ी घड़ी एक ही बात करना, लेकिन हकीकत यह है कि उसके अलावा रास्ता भी कोई नहीं है। हमें इस मुल्क की तरक्की के लिए सारी बातें आपने नई की हैं। आज मैं आप बता दूं, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, हज़ारों एपिसोड कर दिए मैंने, सारी बातें मुनफरिद की हैं आपने। यकीन करें कोई दोहराई हुई बात नहीं की आप। पहला बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट आया जिसने सारी बातें नहीं की। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, एक मरतबा फिर से आपको ईद मुबारक कहता हूँ। और यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है ना। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।